नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, यहां पर इसको समझते हैं। देखो प्रोडक्शन का एम क्या होता है। इट इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट। प्रोडक्शन एक चीज क्या क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। प्रोडक्शन एक चीज क्रिएट करता है, ध्यान से समझ जाओ। नहीं वो तो चलो ठीक है, मैं बिल्कुल एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल एंड पॉइंट क्या, आउटकम क्या क्रिएट करता है। प्रोडक्शन क्रिएट करता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कितनी भी बातें आप ले लो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड, कितनी भी, जितना मर्जी आप सोच सकते हो, आप पहुंचोगे यहीं पर। क्यों? दो लोग हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जनरली दो लोग हैं। एक कंज्यूमर, दूसरा सामने या सेलर। अब वो अलग बात है, वो भी हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर और सेलर क्यों कह रहे हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कोई भी चीज़ क्रिएट होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो अलग बात है, वो थ्योरेटिकल एंगल है। हाँ प्रैक्टिकल एंगल भी है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि दो ही लोग हैं मार्केट में, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर या फिर जो सेलर होता है। ठीक है, सेलर भी हम बाद में इसको लेंगे प्रॉपर तरीके से, हम इसको वैसे प्रोड्यूसर ही समझो, चलो कोई बात नहीं, लिखा रहने देते हैं। अब देखो क्या है, कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे मोर देन वॉट ही हैज, कर ही नहीं सकता उसको। लेकिन क्या चाहिए उसको, कोई ना कोई एक गुड चाहिए, एक कोई ना कोई सर्विस चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर को भी कोई ना कोई एक गुड बेचना है, कोई ना कोई एक सर्विस बेचना है। ठीक है, इसको ये चीज़ चाहिए, इसको ऑब्वियसली बात है ये चीज़ जो है वो निकालनी है, बेचनी है। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसके पास जाएगा अल्टीमेटली, कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास जाएगा वो गुड एंड सर्विस का आर्टिकल, और कंज्यूमर देगा यहां पर इसको पैसा। इसको पैसा इतना मिलना चाहिए प्रोड्यूसर को कि जितना गुड या सर्विस की क्रिएशन में जितना इसका पैसा लगा था उससे ज्यादा मिलना चाहिए, और वो मार्जिन इसका होगा प्रॉफिट। सिमिलरली कंज्यूमर ने अगर पैसा खर्च करा है और वो पैसे को प्रोड्यूसर या सेलर को दिया है, इसको गुड्स या सर्विसेज जो ये घर पे लेकर आया है, जो भी इसने कंज्यूम करी है, उससे खुश होना चाहिए। तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि दोनों जब एक कॉमन पॉइंट पर एग्री हुए कि भाई मुझे ये वाली चीज तू दे दे, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, मुझे ये वाली सर्विस तू दे दे, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। यार दुनिया में बाल तो, दुनिया में हेयर कट तो, बाल तो 50 लाख के भी कटते हैं और 50 रुपए के भी कटते हैं। 50 लाख के भी सैलून होते हैं कि जहां पर आप जाओ हेयर कट की कीमत है 50 लाख। ठीक है, और 50 रुपए वाले भी होते हैं। आपको फेशियल करवाना है, वैक्सिंग करवानी है, उसकी कीमत 1 करोड़ वाली भी होती है, उसकी कीमत हजारों वाली भी होती है। अब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, यू आर नॉट विलिंग टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, या फिर एक रेंज से बियॉन्ड जाकर आप पे करने को एग्री नहीं हो रहे हो। जो एग्री हो रहे हैं वो जा सकते हो सेलर के पास, जो एग्री हो रहे हैं वो जा सकते हो सेलर के पास। अब ऐसे सेलर के हमें मिलते हैं क्या, हमारी इकोनॉमी में तो देखो मिल जाते हैं, जहां पर कोई सा भी सेलर एक अमाउंट से ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। क्यों? बिकॉज ही और शी विल फेस कंपटीशन। मैं सिर्फ अभी सेलर की बात कर रहा हूं, कंपटीशन। और इस प्रकार के कंपटीशन को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। जब आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, इसका सबसे प्यारा एग्जांपल मुझे लगता है, जो आंखों देखा हम साल में 4 बार देखते हैं, अमूल और मदर डेयरी का सबसे प्यारा एग्जांपल। जैसी दुकान पे जाकर कर मैं सुनूं ना, अगर मम्मी ने बोला कि यहाँ से निकल रहा होगा तो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाकर आ रहा होगा तो दूध लेता ही हो। अब जैसे मैं जाऊंगा तो उसने बोला, मैंने पेमेंट करी उसको, मैंने फ़ोन पे करा, तो बोलेगा भैया 2 रुपये और कर दो, महंगा हो गया है। तो मुझे समझ में आ जाता है, दिमाग में क्लिक हो जाता, अच्छा अब ये वाली चीज़ चल रही है। अमूल और मदर डेयरी,
अभी मैं सिर्फ इन्हीं का रखता हूँ, ऑब्वियसली बात है, डीएमएस का दूध होता है, पतंजलि का दूध होता है, कंट्री डिलाइट है, ठीक है, जनरली लोग इसी को प्रेफर करते हैं, अमूल मदर डेयरी को, ठीक है। शहर वाले लोग, गांव में तो थैली वाला दूध कोई हराम मानता है, पीना जहर मानता है, ठीक है, उनके पास गाय भैंस भेड़ बकरियाँ पली होती हैं, वही सबसे चीज़ ठीक होती है, ठीक है। अमूल और मदर डेयरी, यहाँ पर अगर अमूल, अभी जैसे मदर डेयरी का जो दूध का रेट चल रहा है वो चल रहा है 60 रुपीज़, 66 रुपीज़ पर लीटर फुल क्रीम, ठीक है, और इसका भी चल रहा है 66 रुपीज़। अभी देखना, बस दिवाली क्रॉस करने दो, इनमें से कोई एक जन 2 रुपये बढ़ा देगा। मान लो कि अमूल ने बढ़ाकर इसको कर दिया 68, मदर डेयरी कुछ टाइम तक वेट करता है, मदर डेयरी कुछ टाइम तक वेट करता है, क्यों? ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो थोड़ा सा 2 रुपये को बचाने के चक्कर में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। 2-3 महीनों में, मुश्किल से 1.5 महीने में, 2 महीने में वो अपना एक टेस्ट डेवलप कर लेंगे, एक टेस्ट डेवलप कर लेंगे, और कंपनी वाली स्ट्रेटेजी खेलती हैं अंडर अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंडर अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि डिमांड के साथ एसोसिएटेड होता है, लॉ ऑफ डिमांड के साथ एसोसिएटेड होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लेकिन इसके साथ यहां पर पर्सन की इनकम भी मैटर करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के साथ। लोग नहीं देना चाह रहे अभी, जब तक सस्ता चल रहा है, चलो। अब 3-4 महीने में मदर डेयरी क्या स्ट्रैटेजी खेलता है, दूध वाली कंपनी अक्सर ही करती हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी खेलते हैं कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, अमूल दूध के रेट बढ़े हैं, मदर डेयरी महंगा वही है, ठीक है, वो नहीं बढ़ाएगा, वो नहीं बढ़ाएगा, वो अभी इसलिए नहीं बढ़ाएगा, पहले टेस्ट को डेवलप हो जान दो, फेवरेबल टेस्ट डेवलप हो जान दो। अब 1.5-2 महीने में आप दूध जो पी रहे हो, आप चाय जिसकी बना रहे हो, आपके घर पे जो कोई भी मिठाई बन रही है, जो खोया बन रहा है, वो इसी दूध से बन रहा है, तो घर के सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग, आप भी, मम्मी पापा, सब लोग यही कहेंगे कि अब यही वाला दूध लाते रहना, अब ये सही लगा हमें पहले वाले से, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया। अब ऐसे एक परिवार में बात हो रही तो ऐसे कितने करोड़ों सैकड़ों परिवारों में बात हो रही होगी। फिर क्या करेगा, 1.5 महीने 2 महीने बीते, मदर डेयरी पे अपने दूध के दाम कर देगा 68 रुपीज़। उसको फायदा क्या मिल गया, लोगों की डिमांड जो अमूल के लिए थी, रेट की वजह से वो मदर डेयरी की तरफ खिसके, और यहां पर उन्होंने उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो डेवलप कर लिया मदर डेयरी का। अब कल को अगर वो 68 का हो भी गया, वो मदर डेयरी की तरफ ही जाएंगे, उनमें से कम 85% कस्टमर। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। अब इसके साथ लोग, अमूल का रेट ही कम हुआ था, अगले दिन ही मदर डेयरी की तरफ कैसे चले गए, बिकॉज ऑफ अ टर्म नोन एज, अगेन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, ये 3 चीजें वर्क करती हैं डिमांड के कंसेप्ट में। वैसे और भी होती हैं, इनकम भी होती है, इनकम कह रहा हूँ सॉरी, वो मिसलेनियस फैक्टर्स भी होते हैं, वेदर होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। सप्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जैसे 2 चीज़ें जो साथ में यूज़ हो सकती हैं, और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में सीवी सचदेवा की तरफ आप आओगे तो बड़े फनी एग्जांपल दे रखा होता है उसमें एग्जांपल साड़ी और ब्लाउज, कि ब्लाउज साड़ी के बिना अधूरा, साड़ी ब्लाउज के बिना अधूरा। आपको ये लेडी कोई एक चीज़ पहनकर थोड़ी निकलती है कि उसने ब्लाउज नहीं पहन रखा, साड़ी पहन ली, साड़ी नहीं पहन रखी, ब्लाउज पहन के निकल गई, तो वो चीज़ भी एक सप्लीमेंट्री गुड्स है। लेकिन जोक्स अपार्ट, और ऐसे वाहियात एग्जांपल को हमें पेपर में ना लिखना पड़े, इसका अच्छा एग्जांपल होता है लाइक पेन और इंक, ठीक है, पेट्रोल एंड कार या पेट्रोल एंड स्कूटर, वो साथ में यूज़ होंगे, क्योंकि आप पेट्रोल रख कर क्या पियोगे उसको बैठकर, या गाड़ी रख कर क्या बिना पेट्रोल के क्या उसको निहारोगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इससे फेमिलियर करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये कस्टमर और प्रोड्यूसर एक चीज़ के ऊपर एग्री होंगे, ये बनेगा एक उनका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ, लिखा तो नहीं है मैंने कहीं, नहीं लिखा, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लोग यहां पर क्यों उतर आए थे नीचे 2 रुपए सस्ते वाले पे, सेटिस्फैक्शन, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उनके पास। लेकिन एक मार्केट होती है बहुत खतरनाक, एक मार्केट बहुत खतरनाक होती है, वहां पर आपके पास तो यहाँ पर चलो आपको अमूल का दूध ही पे रहा, मदर डेयरी की तरफ चले जाओ, कंट्री डिलाइट की तरफ चले जाओ, डीएमएस की तरफ चले जाओ, शहरों में आता है डोलू वाला दूध, मतलब जैसे गौले होते हैं जो जिन्होंने गाय भैंस भेड़ ये पाल रखी होती हैं, गाय भैंस बकरियां पाल रखी होती हैं, तो वो शाम को सोसाइटीज़ में दूध देने चले आते हैं। मयूर पता होगा ना आपको ये वाली चीज़, वो डोलू वाला दूध कई लोग लेते हैं,
अब भले ही वो उसमें 4 लीटर पानी मिलाकर दे रहा हो, लोगों को उससे मतलब नहीं है ना। लोगों को बस ये मतलब है कि भाई ये दूध नॉन थैली वाला है तो ये ज़्यादा प्योर है, ये ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो एक चीज़ लेकिन बहुत खतरनाक होती है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता। अब तो इंडियन इकोनॉमी में ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ज़माना था जब एक कंपनी एक ही गुड बेच रही है और वो सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो उस कंपटीशन को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। उसके दो फेजेस होते हैं, दो रूप होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। एक होता है मोनोपोली मार्केट, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली कंपटीशन, और दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी यहाँ पर कोई इसकी बात भी नहीं, कोई सेंस भी नहीं इसको यहाँ पर डिस्कस करने की। बस आप इतना समझो, मोनोपोली के अंदर एक ही जो सेलर है उसका दबदबा है मार्केट के अंदर। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, सर ये तो फिर कितना भी रेट चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टूथपेस्ट की बात करें, मान लो सिर्फ टूथपेस्ट को बनाने वाली एक ही कंपनी है कोलगेट, सिर्फ, और कोई कंपनी ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये कैसा मार्केट हुआ? मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला। वो अलग, हालांकि एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगा। आप अभी मोनोपोली मान लो, मोनोपोली मार्केट हुआ कि और कोई है ही नहीं, अभी इसी की मोनोपोली है। अब आप कहोगे सर ये तो फिर कितना भी रेट चार्ज कर सकते हैं, तो 1 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का बना देगा। नहीं होता ऐसा, बिकॉज कंज्यूमर एक पर्टिकुलर हद तक ही पे करने को मानेगा। लोग कहेंगे कोई बात नहीं, पुराने जमाने की तरफ चल लेते हैं। हड़प्पा के लोग क्या कोलगेट लेकर थोड़ी ना पैदा हुए थे? इंसान कितने सालों से नीम के दातुन कर रहा है ना। कोई पाउडर से अपने दांत घिसता है, हम ऐसे ऑल्टरनेटिव अपना लेंगे। हम क्यों 1 करोड़ रुपए खर्च करें बेफालतू के अंदर यहाँ पर? लेकिन मोनोपोलिस्ट के मन में एक बात ये आती है, जो मोनोपोली सेलर होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा था, एक बारी अपने फाउंडेशन कोर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मान लो मैं फाउंडेशन कोर्स अपना बेचूं 15 लाख रुपए का, ठीक है। अब पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग मेरा चैनल देखेंगे, हो सकता है शायद से एक बंदा खरीदे, शायद से एक बंदा, शायद कह रहा हूं वो भी मैं, तो मेरे पास आ गया 15 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी ये वाली अपनाऊं, यार कहां तू 15 लाख का कोर्स बेच रहा है दीपांग, तू एक काम करना, उसको 1500 रुपए का कर दे। अब 1500 में अगर तेरे पास 1 लाख लोग भी चले आए, मतलब एक बंदा था जो तेरे को 15 लाख रुपए दे रहा था। अब तूने 1500 का कोर्स कर दिया, लोगों को सस्ता चाहिए, और ऐसे तेरे पास 1 लाख लोग चले आए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख लोग चले आए। कितने हो गए मेरे पास? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए हो गए। और वहां पर पूरे साल में शायद से एक पर्सन आ रहा था जो कि 15 लाख रुपए मेरे को देने को तैयार है, ठीक है। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो मैंने आपको अपने फाउंडेशन कोर्स का एग्जांपल दिया, ये सेलर्स एक स्ट्रेटजी खेलते हैं कि कम रेट कर दो, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बेस को हमारी तरफ आ जान दो, फिर एक बार उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो जाएगी ना हमारी तरफ, हम धीरे 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 करके ऐसा रेट बढ़ाते चलेंगे जो लोगों को अखरे भी ना, और जो कि राइवल कॉम्पिटिटर्स का कल को अगर वो आते हैं तो वो उतना ही रेट रखेंगे, हम उनको बांध देंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ये परफेक्ट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं मोनोपोली का एग्जाम्पल यहां पर दे नहीं पाऊंगा जो मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। 2017 में जो जियो ने करा, 0 रुपीज का सिम कार्ड यार, 4 महीने के लिए इंटरनेट फ्री, अनलिमिटेड कॉल फ्री, है ना, करा था ना उसने। अब लोगों का उस तरफ क्या हो गया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया, प्रेफरेंस आ गई, है ना, यहां पर लोगों की। अब आप में से बता दो, आप में से काफी सारे लोग या आपके घर वाले या जो भी रिश्तेदार होंगे जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे होंगे आज भी, अगर उस टाइम से अगर दीवानगी लगी हुई है जियो की तो। ये चीज है। और कितने का, आई थिंक कितना, 84 दिन का 666 रुपए का रिचार्ज होता है, आई थिंक उसका ऐसे कुछ होता है ना। तो आप उसको देखो जरा, ऑलमोस्ट सबके रेट इसी के आसपास घूमते रहते हैं। तब याद है मैंने बताया था आपको, एयरटेल और वोडाफोन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन भी करी थी जियो की कि ये अनफेयर चीज़ है ना, ऐसा नहीं करा जा सकता है। तो वो ठीक है, वो बात के मुद्दे वो हमने करंट अफेयर के अंदर भी देखा था। लेकिन आप समझने की कोशिश करो, मैंने आपको देखो प्रोडक्शन की पूरी बात क्लियर कर दी, जो कि आपको यहाँ पर दे भी नहीं रखी थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े सारे टर्म्स भी मैंने आपको बता दिए, इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने आपको, परफेक्ट कंपटीशन बता दिया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम और परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स का एग्जांपल बता दिया। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, हाँ, इकोनॉमी में होता है। ये कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। थ्योरेटिकली एप्लीकेशन इसकी बहुत वाइड है। कैसे? चाय के दाम अगर बढ़ गए तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? चाय का परफेक्ट कंपटीशन क्या सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। पेप्सी के दाम बढ़ गए तो लोग कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? कोक की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो गुड साथ में यूज करे जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या गुड कहते हैं? ये दो के सब्स्टिट्यूट, और वो थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है।
तो शाइनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, कुछ गलत पढ़ा है मैंने यहाँ पर, कुछ गलत बोल गया हूँ मैं तो मुझे माफ़ करना कृपया। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ शनि, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ यार, देखो कोई हमसे ज़्यादा जो चीज़ फील्ड में पढ़ा है तो वो हमें ज़्यादा वैल्यू इनपुट दे सकता है, और आई ऑलवेज इनवाइट सच इनपुट यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्ञान वैसे भी शनि बांटना चाहिए ना, अपने पास रख के सड़ाना नहीं चाहिए, वरना वो सीधा बंगाल की खाड़ी में जाएगा। तो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विस। जब भी आपको कोई भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है तो आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वैसे तो उनको साथ में ही बोला जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से लैंड होता है। क्यों? चाहे लैंड किराए का हो, आपने एक जमीन खरीदी, 100 गज का घर खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो चाहे किराए को चाहे आपका खुद का हो, फॉर प्रोडक्शन, फॉर डूइंग प्रोडक्शन आपको एक ज़मीन तो चाहिए ना, एक ज़मीन तो चाहिए। तो सबसे बड़ा, सबसे पहली और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है लैंड की, और लैंड में ये फिर सारी चीज़ें आ जाती है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्यों? यूपीएससी ना, देखो मैं आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्यों कह रहा था, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1, यूपीएससी ना बड़े खेल खेलता है कैसे, और उन खेल को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। हम जीएस पेपर 1 की तरफ चलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक ये क्वेश्चन देखो, जो अभी हमें पढ़ने जा रहे हैं ना कि लैंड में नेचुरल, लैंड में बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मिनरल्स वाले पॉइंट को पकड़ो, लैंड को पकड़ो। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यूपीएससी का, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री, सोसाइटी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तो फिजिकल ज्योग्राफी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला टॉपिक। ये रहा, ये रहा। एक एक क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही एक और सिमिलर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी आपको। टॉपिक एक्चुअली ये था, मैं इधर उधर देख रहा था। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखो ये सिलेबस है, हमारा सिलेबस का एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, पूरा जो आपको यहाँ पर दे रखा है। जो लैंड है, जहाँ पर भी आप कोई भी प्रोडक्शन करने का सोच रहे हो, आपने, आपके दिमाग में तो आया होगा ना कि मेरे को लेदर के शूज़ बनाने हैं, बेल्टें बनानी हैं, कोई घड़ियाँ बनानी हैं, कोई मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं, आपका एक प्रोडक्शन बेस कहीं आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। वहाँ पर आपने ज़मीन तो ले ली, वो तो चलो चाहे किराए की ले ली चाहे खुद की ले ली, वो तो आसानी से आपको मिल जाएगी, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना सारा कुछ सस्ता महंगा सब कुछ मिलता है, आप वो तो इंतजाम कर लोगे। लेकिन सवाल ये है, जिस चीज़ की आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, वो क्या आप ट्रांसपोर्टेशन से बड़ी दूर से मंगाओगे और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करोगे, या जहां पर उस चीज़ का सोर्स है, जिस चीज़ की आप प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हो वो बगल में मिल जाए तो वहां पर आप लैंड लोगे, ठीक है। तो इसलिए लैंड और ये मिनरल्स ये साथ में चलते हैं। अब टॉपिक भी देख लो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो वहीं क्यों लोकेटेड है? क्योंकि हो सकता है व्हेन इट कम्स टू सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो रिसोर्स बेस उसके पास हो, तो ये वन ऑफ द फैक्टर है फॉर द वन ऑफ द फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ सच इंडस्ट्री। अब आप कहोगे सर इसका सोर्स कहाँ होता है? ये सारे क्वेश्चन इतने सारे जो आ रखे हैं, हम करेंगे कैसे? इतने सारे क्वेश्चन, कितने, पिछले एक डिकेड में 11 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हम करेंगे कैसे? 12th क्लास की बुक होती है हमारी ज्योग्राफी की, ठकुराइन ने पढ़ी होगी। ठकुराइन तुमने क्लास 12 तक ज्योग्राफी थी आई थिंक तुम्हारे पास, है ना? तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया लैंड एंड पीपल वाली जो बुक होती है ना, उन दोनों के अंदर ये सारी चीज़ें गिवन होती है, वहीं से यूपीएससी बनाता है ना। तो अपनी सिट्रस फार्मिंग, एप्पल फार्मिंग, ग्रेप्स फार्मिंग, वाइनयार्ड फार्मिंग,
और स्टील स्टील प्लांट्स वगैरह, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा वहाँ पर, है ना। अभी याद आएगा आपको क्वेश्चन। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। ऐसा क्यों है कि कभी कभार आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कभी आपको दूर मिलती हैं अपने जहाँ पर उनके रॉ मटेरियल्स हैं वहाँ पर, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने पूछा यहाँ पर दूर का, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इसने पूछा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला, ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया, और उसके वो क्या है सिग्निफिकेंस क्या है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसा थोड़ी ना दिल्ली में लाके स्टैब्लिश कर दोगे, अपने घर के ऊपर स्टैब्लिश कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियरर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज पर्टिकुलरली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, क्यों। उसके बाद अकाउंट फॉर द चेंज इन द स्पेशियल पैटर्न, यानी कि जहां पर लोकेशन का आयरन स्टील इंडस्ट्री की पूरी दुनिया में। अब ये 2014 का क्वेश्चन था और यही आयरन स्टील वाला ये देखो 2020 का क्वेश्चन। डू यू एग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। डेफिनेटली यहां पर किसकी प्लांटेशन बढ़ गई होगी अगर ऐसा हो रहा है कुछ, ऑब्जर्व शुगर केन। एनालाइज द फैक्टर्स फॉर द हाईली डिसेंट्रलाइज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि कॉटन रुई से जो कपड़े जो वगैरह बनते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके कहाँ बनते होंगे, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, गांव वगैरह के अंदर, विलेज एरियाज के अंदर, है ना। अब यहाँ पर आप आ जाओ, अब क्लियर हो गया कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जहां पर वो मिनरल्स होंगे वहीं पर वो लैंड होगा, जहां पर लैंड होगा वहीं पर वो मिनरल्स मिलने चाहिए, तभी तो हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कॉस्ट को बचा सकते हैं। देखो कई लोग ये जानते नहीं है, आप भी शायद से नहीं जानते होगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ना फॉर्मूला होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे कभी, उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स में। लोग प्रॉफिट नहीं जानते कि प्रॉफिट होता क्या इकोनॉमिक्स के अंदर, प्रॉफिट किसे कहते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या मतलब होता है इसका, देखो सबसे पहले मान लो कि आपने किसी भी चीज को बेचा, कुछ भी चीज आपने बनाई है XYZ, आपने कोई एक क्राफ्ट का सामान बनाया, आपने उसको सेल आउट करा। सेल आउट किसको करा, एक कंज्यूमर को करा। किसने था ये, एक सेलर ने। अगर आप सेलर को पकड़ो और कंज्यूमर को पकड़ो, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन तो उनको मिल गया। सेलर लेकिन ये जो कंज्यूमर है वो क्या देगा यहां पर, पैसे। पैसे जाएंगे सेलर तक, सेलर तक जो भी पैसे पहुंचे हैं वो उसका प्रॉफिट नहीं होता है, वो उसका रेवेन्यू होता है। सामान को बेचने के बाद जब भी आप दुकानदार को पैसे देकर आते हो वो उसका रेवेन्यू, वो उसका प्रॉफिट नहीं होता, उसका रेवेन्यू होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें, डिफरेंस ये हुआ इस आए हुए पैसे से उसको अभी अपनी दुकान का किराया भरना पड़ सकता है, बिजली का बिल देना है, जो रामू श्यामू उसकी दुकान पर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी है, सुबह काम वाली बाई जो आती है उसको पैसे देने हैं, और मयूर कईयों को दिहाड़ी भी देनी पड़ सकती है ना। लोग अपने रेवेन्यू को ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मंथ के एंड में जाकर जो उसकी जेब में जो बचेगा, ठीक है, सारे के सारे जो उसने कॉस्ट बियर जो करे, बिजली का बिल, काम वाली बाई के पैसे, कोई भी मरम्मत जो करवानी है, वेयर एंड टीयर कुछ भी हुआ, उससे हटाकर जो उसके पास ये सारी चीज जो रेवेन्यू आया था उससे सारी की सारी उसने जो कॉस्ट को जो वो हटा दिया, उसके पास जो वो बचेगा वो होगा उसका प्रॉफिट। अब समझ गए आज के बाद कि प्रॉफिट क्या होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये वाली एनसीईआरटी बेस डेवलप करवाने के लिए बहुत बढ़िया है, बाकायदा, बशर्ते इसको कोई पढ़ना जानता और अप्लाई करना जानता अच्छे से। अब लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं तो ऐसा बता देता कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है, पालमपुर की कहानी है, फलाना डिकमा। हमें कुछ और समझना है, हमें पालमपुर को समझने के लिए नहीं आए हम यहाँ पर, हम यहाँ पर इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए आए हैं। अब ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में होती 9th क्लास से, तो वो 9th क्लास की बातें 9th क्लास के स्टैंडर्ड जितने बच्चों के हिसाब से ही करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन आई होप मैं आपको ईजी बनाकर ही चल रहा हूँ, ईजी सब कुछ ईजी बनाकर ही आपको मैं दे रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा, पल्ले पड़ रहा होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है,
ठकुराइन सब कुछ? श्रेया पक्का? श्रेया ना कहने की तो कोई गुंजाइश भी नहीं है ना। इसके बियॉन्ड क्या समझा दूँ बताओ, फाड़ डालू इस बंदे को? ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं इसका प्रिपेयर करके बैठा हुआ था आपके लिए बहुत टाइम से, कंटेंट बहुत महीनों से। तो आज मेरे नोट्स भी मेरे बगल में पड़े हुए हैं, उनसे जहाँ भी चीज़ें मैंने पाइल अप करी थी मैंने सारी की सारी आपको डिलीवर करने का बेस्ट पॉसिबल ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, लैंड हो गया। लैंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा, यार आपने ज़मीन ले ली, काम करने के लिए कारीगर भी तो चाहिए आपको, लेबर। अब लेबर को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके अप्लाई करते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में लेबर के बारे में, पहले एक एडवांस लेवल की चीज़ डिस्कस करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक रिप्लेसमेंट आने वाली है। लेबर को हटा के क्या आ रहा है? लेबर को हटा के क्या आ रहा है? मशीन्स। और मशीन का हाईएस्ट लेवल का बाप कौन? एआई, रोबोटिक्स एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद है मैंने आपको एक सैमसंग के ऐड के बारे में एक बात बताई थी कि वो एक ऐड आता था, वो बच्चा क्या कर, और यूपीएससी का क्वेश्चन भी कि आपने वॉशिंग मशीन ऑफ करी तो गीजर ऑन करी तो गीजर चालू हो गया, गीजर ऑन करा तो आप अपने मिरर पर क्लॉक देख सकते हो, है ना। तो एक वो भी था ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चल कैसे रहा है ये सब कुछ? कैसे चल रहा है? ये तो सेम ऐसा नहीं लग रहा मयूर, बादशाह वाली गाड़ी, वो सारे बटन दबा देता, रॉकेट छोड़ रही है, कोई बोनट खोल रहा उसका। बादशाह देखी है सबने? इसमें जूते पहने के भी वो दीवार पे चढ़ने वाले। नहीं, बिस में हमारा चढ़ता है ओनली एंड ओनली कोकोनट के पेड़ पे, वो भी जब लो प्रेशर क्रिएट होता है बंगाल की खाड़ी में ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की आई। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। लेकिन ये रिप्लेस होता जा रहा है, दुनिया को खतरा है इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अच्छा, खतरा क्यों है? लेबर को रिप्लेस अगर एआई से करते तो एआई वगैरह को भी हैंडल तो कोई ना कोई बंदा ही करेगा, तो इससे खतरा क्या है? तो 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 क्यों हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड? हिंदुस्तानियों ने सबसे बड़ी बात तो एक चीज का भट्टा बिठा दिया है, क्या? क्या? नहीं, सेक्स कर करके आबादी बढ़ा दी है पहले तो, पॉपुलेशन की मच गई भसड़। अब पहले ले लिए मजे, अब लो सजा। सजा किस बात की? तुमने मजे कर करके बच्चे तो पैदा बहुत करे, लेकिन उनको काबिल नहीं बना सके तुम। मार्केट में जरूरत है, मार्केट में जरूरत है चिट्टी जैसे रोबोट की, है ना। और लोग कैसे पैदा कर रखे हैं लोगों ने? जॉनी लीवर एंड राजपाल यादव। अब करे तो क्या करें? लेकिन इसके ऊपर बंदिशें क्यों नहीं लगती हैं? बंदिशें इसलिए नहीं लगती हैं बिकॉज हमारी इकोनॉमी का मॉडल के समझने की कोशिश करो। आपको इंटरव्यू रूम में ऐसे सवालों का एक घेरा आपके इर्द गिर्द बन सकता है, किसको फिर रोका क्यों नहीं जा सकता? भाई कैसे रोके? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास लिबर्टी नहीं है क्या? बताओ। बिल्कुल है, वो तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे ना। मुझे अगर दर्जनों लोगों को सैलरी देनी है, हर महीने देनी पड़ती है, मैं क्यों ना एक उतने ही कीमत की एक मशीन सेटअप करवा लूं, करोड़ों रुपए की, चाहे वो 180 करोड़ की है, 200 करोड़ की है। मैं जितने लेबर्स को देता हूं सैलरी वगैरह, सैलरी सैलरी देने में 20 से 25 करोड़ लग जाते हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है मेरा, मान लो। मैं किस्तें नहीं बनवा लूंगा मयूर, सैलरी तो कभी नहीं रुकेगी। कल को लेबर चिट रही है, भग रही है, रूट गए, दिवाली पे आपने हमें लैम्बोर्गिनी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मशीन थोड़ी ना रूटेगी। मशीन में सिर्फ एक टाइम पर एक कॉस्ट उठानी पड़ती है, और वो भी अगर अच्छी मशीन है तो लंबे समय की उसको कॉस्ट को हम लोग कहते हैं, अब अप्लाई करो अपने इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन याद आया क्या? वर्किंग ऑफ फिक्स कैपिटल, वियर एंड टियर जिसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन, वियर एंड
टीयर, हाँ वियर एंड टीयर की कॉस्ट। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। लेकिन इसको रिप्लेस कर रहा है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें, जिसकी वजह से लोगों को निकाला नौकरी से इसलिए जाएगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो कि प्रोडक्टिव है वो अनस्किल्ड रह गई है। लेकिन अभी एक स्कोप है हमारे पास बहुत अच्छा 2050 तक। क्या क्या कहते हैं उसको? शाबाश, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे इंडिया के फेवर में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो फेवर में है इंडिया के यूथ के, लेकिन शायद यूथ फेवर में नहीं है इसके। भाई यूथ कह रहा है हटाओ यार, इंस्टाग्राम पे लड़कियां देखो कितनी सुंदर सुंदर, क्या करेंगे, क्या करेंगे इससे? यूट्यूब देखो, रील सर्च करो, क्या करना है इतनी मेहनत करके? और फिर लोगों से अगर तुम पूछो श्रेया कि क्यों तुम देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते क्या, तो यूथ क्या जवाब देता है? देश ने मेरे लिए क्या कर दिया। वो बाबा वाली जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब बात ओझा सर के पास एक स्टूडेंट आया था, तो सर ने उससे पूछा क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? कह रहा उल्लू का नाखून ढूंढ रहा हूँ आजकल। एक बाबा ने बोला कि अगर उल्लू का नाखून तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा प्रिलिम्स निकल जाएगा। हवा ओझा सर उससे कहते ढूंढने की क्या जरूरत है, अपन ही काट ले। तेरे से बड़ा उल्लू कौन? खैर अगर ऐसा होता तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे उनका आईएएस होते, अगर इससे प्रिलिम्स निकल रहा होता तो। कह रहा पंडित ने तुझे देख कर बोला होगा। पंडित को तो ठीक है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं दे रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, है ना? अब श्रेया आपका वाला काम कोई अनस्किल्ड लेबर कर सकता है क्या? बताओ। अब जब आप फील्ड विजिट पे जाते हो, वहां आपके जो कलीग्स होते हैं सिगरेट जलाते हैं क्या? कोई नॉर्मल बंदा हो 10वीं पास, वो कहे मैं तो नहीं मान रहा, वो पता चला एक बीड़ी में पूरा राज्य उड़ा दिया। अगले दिन इंडिया के मैप से गायब हो गया पूरा राज्य। ऑफ शोर पेट्रोलिंग माइनिंग हो रही है, मान लो क्रूड ऑयल की, ये पेट्रोलियम की, डीजल की, है ना? मुंबई ऑफ शोर के अंदर हमने वो देखा था पूरा का पूरा। वहां बंदा नहीं मान रहा, खड़ा हुआ है, एक चेंबर में डाल दी एक बीड़ी, एक जलती हुई सिगरेट, एक जलती हुई माचिस की तीली, समुद्र 90 डिग्री पे आके खड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हाईली एजुकेटेड क्लासेस की हमें जरूरत होती है ना? तो अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। अब जहां पर कभी कभार एजुकेशन काम नहीं आती है लेकिन फिर भी वर्कर्स की पहुंच है वहां तक, तो वो कैसे काम हो सकते हैं? तो एग्जांपल दो जरा। नहीं कैसे काम, मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह, है ना? तीसरी रिक्वायरमेंट, इट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इसके भी दो पहलू होते हैं, अभी बताऊंगा मैं। लेकिन कैपिटल क्या होता है? नहीं, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ पैसा नहीं होता। पैसे के साथ साथ मशीन, कोई तो चीज चाहिए ना आपको, कि लेबर भले ही है आपके पास लेकिन काम जल्दी जल्दी हो सके, है ना? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी मासी का लड़का है, ठीक है, लवी अग्निहोत्री। तो उसने अमेरिका जाके इंजीनियरिंग करी और उसने एक मशीन इन्वेंट करी जिसमें अलग अलग हिस्सों में बिस्किट अलग अलग साइज के बन सकते हैं और पैकेजिंग उनकी एक ही साथ हो सकती है। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया, ठीक है, और उसने वो
मशीन का मॉडल और पूरा वो मशीन बनाकर वो अपने देश में ही लाना चाहता था, इंडिया में ही बेचना चाहता था उसको। तो उसने सैंपल दिखाया एक दो को, टाटास को दिखाया उसने, और तो टाटास को वो काम का नहीं लगा। फिर उसने अदानी ग्रुप को दिखाया तो उसको भी काम का नहीं लगा। अल्टीमेटली अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लास्ट ईयर की बात है, उसकी वो जो मशीन थी वो 7.5 करोड़ में पार्ले जी वालों ने खरीद ली। तो 7.5 करोड़ का उसको वो हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो दिखाऊंगा मैं कभी, आपको भेजूंगा वो, उसका इंस्टाग्राम का पेज भी भेजूंगा, तो देखना आप कभी उसे। तो लवी अग्निहोत्री नाम है उसका, मेरे मासी का वो है, बेटा है, वो दूर की मासी है, मतलब कज़न मासी है मतलब वो। तो उसकी वो मशीन का फ़ायदा ये था कि अलग अलग ढांचे उसके अंदर बने हुए थे। मान लो कि जैसे आता है ना पार्ले जी का फैमिली पैक आता है, तो उसमें फैमिली पैक बन के यहाँ रेडी हो जाएगा, 10 रुपये वाला यहाँ, 5 रुपये वाला ये है। और आप में तो शायद से काफ़ी लोग जानते हो कि 2 रुपये वाला भी पार्ले जी आता है ना, उसमें, और 20 रुपये वाला भी आता है ना, और एक 50 रुपये वाला भी आता है, 100 वाला भी आता है, ठीक है। तो उसने ये सारे के सारे ये जो ढांचे होते हैं ना, उसने बनाया था केक या किसी और पेस्ट्री के परस्पेक्टिव से। लेकिन पार्ले जी वालों को अपने बिस्किट के सारे साइजेस के हिसाब से ये बिल्कुल कंप्लीटली फिट मशीन लगी। तो 7.5 करोड़ में उसने खरीद ली थी, और पेटेंट राइट भी ले लिया उसने 20 साल का, कि और ऐसी कोई मशीन मतलब सेम जिसके अंदर इतने ढांचे ये हो वो और कोई प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर यहीं से शुरुआत हम करते हैं इसी एग्जांपल से, रियल एग्जांपल से, फिजिकल कैपिटल की। तो वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी कौन कौन से आइटम्स होते हैं डेट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? अब दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या होता है? टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। जो टूल्स और मशीन्स होती हैं, अब वो बहुत छोटे सिंपल भी हो सकते हैं। आपने एक पेचकस ले लिया, प्लास ले लिया, वो एक बहुत सिंपल टूल है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि फार्मर का एक प्लो है। कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन भी हो सकती हैं, लाइक जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स। तो टूल्स, मशीन्स वगैरह जो होती हैं, जब आप इनको यूज़ करते हो लंबे समय के लिए, जो लंबे समय के लिए यूज़ करी जाती हैं, यानी कि अब देखो, आप कहोगे सर पेचकस वगैरह नहीं आएगा इस कैटेगरी के अंदर क्या? पेचकस हो गया, प्लास हो गया, ये सब जो चीज़ें, हथौड़ा हो गया, बिल्कुल है। लेकिन वो टूल्स बस एक रूल के अंदर आने चाहिए कि वो आप शॉर्ट टर्म के अंदर आप उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हो। लंबे समय के लिए जब आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो वो फिक्स एसेट या फिक्स कैपिटल की एक चीज़ होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, दे कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। इसलिए हम लोग इनको फिक्स कैपिटल कहते हैं। आप रोज रोज इनको रेगुलरली चेंज नहीं करते हो, ठीक है। ये क्या होती है? फिक्स कैपिटल। और जो शॉर्ट टर्म के अंदर आप इनको चेंज करते हो तो आपको इसका दूसरा नाम क्या होता है? उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनपुट्स। और इनको आप क्या कह सकते हो? फिक्स कैपिटल कह लो या फिर फिक्स्ड इनपुट्स। जो शॉर्ट टर्म का होता है वो वेरिएबल इनपुट्स, जो लॉन्ग टर्म का होता है वो फिक्स इनपुट या फिर फिक्स कैपिटल। वेरिएबल इनपुट्स में आपको हो सकता है आइटम्स को रिप्लेस करना पड़े। फिक्स कैपिटल या फिक्स इनपुट्स के केस में आपको सिर्फ एक कॉस्ट उठानी पड़ सकती है, दैट इज वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर। उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल्स और आपके हाथ में पैसा। जो प्रोडक्शन है, इट रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एस यार्न, जो कि एक वीवर को चाहिए, क्ले, जो कि एक पॉटर को चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। तो रॉ मटेरियल्स और जो मनी इन हैंड होता है उसको आप कहते हो वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसी की वजह से कभी कभार प्रोडक्शन इनिशिएट हो सकती है, बिना इसके प्रोडक्शन इनिशिएट नहीं हो सकती है। तो अनलाइक टूल्स, मशीन्स और जो बिल्डिंग्स होती हैं, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब टूल्स जो होते हैं, हालांकि वो हेल्प करते हैं, दे एड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन मशीन और बिल्डिंग एक ऐसी जगह है, ठीक है। आप मतलब मशीन और बिल्डिंग की डिबेट छोड़ दो अभी, वो वैसे भी यहाँ पर ठीक नहीं बोल रहा है। आप इसको ऐसा मान के चलो, कैपिटल, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों की रिक्वायरमेंट हमें होती है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए। एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है। देखो, अगर आप एक लैंड ले रहे हो, चाहे वो आपका खुद का आप ले रहे हो ज़मीन, या फिर आप किराए पे ले रहे हो, आप लेबर्स को रख रहे हो,
वीकली बेसिस पे रख रहे हो, दिहाड़ी के बेसिस पर, डेली वेज अर्नर्स के, डेली वेज लेबरर्स के बेसिस पे रख रहे हो, या फिर मंथली बेसिस पे रख रहे हो। और आपको फिर चाहिए मशीनरी, कैपिटल, थोड़ा सा पैसा। ये सब कुछ लगाने के लिए, इन सब के कॉस्ट को बियर करने के लिए कोई एक पर्सन तो जिम्मेदारी ले कम से कम, कोई एक पर्सन तो जिम्मेदारी ले कम से कम। बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हाँ, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर, वो होता है एंटरप्रेन्योर। आपको कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज हो और वो इन सब चीजों को यूज करवा सके, कर सके, लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ, और उससे एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, या तो खुद के लिए या फिर मार्केट में बेचने के लिए। ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली बात है, उसके जो फर्म है तो वो एंटरप्राइज है, वो सिंगल पर्सन है तो वो एंटरप्रेन्योर है। बात समझ में आई? और इसको हम लोग इन दिनों कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इंसान को इंसान बनाने के लिए, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूं मैं, इंसान को इंसान बनाने के लिए, यानी कि एक इकोनॉमी का उसको प्रोडक्टिव एसेट बनाने के लिए वी नीड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। याद है? यानी कि हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी गुड को या सर्विस को, है ना? बताओ, गुड, सर्विस, या फिर बोथ? बोथ। कोई सर्विस का एग्जांपल मुझे दे सकता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्रिएट हो? अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हो कि सर्विस एक आफ्टर इफेक्ट हो सकता है किसी भी चीज का। वो क्रिएट अल्टीमेटली, जो सर्विस जहां से निकलेगी वो क्रिएट अल्टीमेटली होगा इन्हीं चीजों की मदद से। जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन कहा मयूर, बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट भी, एक गुड भी तो होना चाहिए, है ना? एक हेड मसाजर है, मसाजर क्या सर्विस है, वो इंटेंजिबल चीज है। सर्विस एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ फील करा जा सकता है उस मसाजर के थ्रू, लेकिन वो एक गुड तो है ना। आपके पास कोई एक सोफा होगा जिसपे वो मसाजर की तरह काम कर रहा होगा, एक मशीन होगी, कोई इक्विपमेंट होगा, वो चीजें, है ना? तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फिजिकल कैपिटल जो है, इसके 2 प्रकार होते हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हम लोग एंटरप्रेन्योर को कहते हैं, एंटरप्राइज को कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।